नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संतले सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करते हैं, जहां बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ गई। बीच में ही दोनों सदनों की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार विधानमंडल की बैठक में तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी पहुंची। इससे पूर्व राज्यपाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष श्रवण कुमार ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इधर राजद की एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने बिहार के राज्यपाल के भाषण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की आवाज स्पष्ट नहीं हो रही है, जिससे साफ है कि वे जनता के लिए क्या करना चाहते हैं ये बताना नहीं चाहते हैं। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार बिहार के गरीब समाज को डराने का काम कर रही है। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, उसमें साउंड की प्रॉब्लम हो रही थी। साउंड का प्रॉब्लम हुआ था, हम लोगों ने उठ के अपोज किया कि है ये जो है अनुशासनहीनता का परिचय दे रहा था साउंड बॉक्स को, तो हम लोगों ने झोंकी झोपड़ियाँ तोड़े जा रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे कि 10-10 हजार रुपया जो लिया गया वो वसूली हो रहा है झोंकी तोड़ करके। अच्छा, राज्यपाल भवन का नाम चेंज किया गया, कैसे देख? वहीं राज्यपाल के अभिभाषण की आवाज में गड़बड़ी को लेकर राजद नेताओं ने सवाल खड़े किए। इस पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने जब महागठबंधन की आवाज नहीं सुनी तो उन्हें अब भी कुछ सुनाई नहीं देगा। उन्होंने सवाल उठाया कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कहां गायब है, आसमान में चले गए या पाताल में, इसका कुछ पता नहीं। नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें बिहार की जनता के सवालों से कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, आरजेडी के एमएलसी लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो आवाजें सुनाई नहीं दे रहा था। जिसको जनता की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता हो उसको श्रवण शक्ति कमज़ोर होता ही है। और विपक्ष चूंकि डिमोरलाइज है तो विपक्ष के नेता भी लापता है। कहाँ है तेजस्वी यादव? आकाश में, पाताल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कोर्ट में, कचहरी में, कहाँ है आखिर? यह सवाल महत्वपूर्ण है कि महामहिम का अभिभाषण हो रहा है और विपक्ष के नेता लापता, गुमशुदा। ये चिंता का विषय है महागठबंधन के घटक दलों का। अरे हिम्मत करके पूछिए कि आखिर लापता क्यों हैं आप? कहाँ हैं आप? मेडिकल इमरजेंसी है, लीगल इमरजेंसी है, कोई न कोई तो गंभीर संकट का सामना आप कर रहे हैं। ये सदन को जानने का और बिहार की जनता को जानने का अधिकार है। पीएमओ और राजभवन का नाम बदला गया। नाम बदले जाने पर परेशानी किस बात का है? भाई बेली रोड ब्रिटिश के नाम पर था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड हो गया। और आपत्ति होना चाहिए इस सवाल पर कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं और तरुण यादव के नाम पर जमीन लिखवा लिए, तो उस समय अच्छा लग रहा था। और चपरासी कहा जाता था लालू जी के राज में। तथा कथित सामाजिक न्याय का पाखंड करने वाले लोग चपरासी कहते थे ग्रुप डी के कर्मचारी को। नीतीश कुमार जी ने उनको परिचारी कह दिया, तो अच्छी बात है। लोक संवाद, नेक संवाद, बिहार ने जो रास्ता दिखाया है आज देश उसको अपना रहा है। इधर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्यपाल के भाषण में बिहार सरकार का स्पष्ट विजन दिखा और राज्य विकास की पटरी पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा से गैर मौजूदगी पर तंज कसते हुए कहा कि इससे साफ है कि जनता ने उन्हें आधे मन से वोट दिया और उनकी राजनीति को नकार दिया है। राजभवन के नाम बदलने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता, राजभवन आम जनता के लिए भी सुलभ होना चाहिए ताकि लोग अपनी बात सीधे रख सके। उन्होंने कहा कि इस दिशा में एक शुरुआत जरूर हुई है। प्रोजेक्ट है और सुनाई नहीं दे रहा। प्रकाश तो नीचे करो लोगों के क्या रहे आइडिया से तो दिक्कत होता है।
तो होता ही है ना, टेक्निकल चीज़ें तुरंत क्या लिया आप का अभिभाषण हुआ ही। नेता विपक्ष दिखाई नहीं दिया सदन में। वो तो बताएंगे, हमसे सवाल पूछते हैं तो आरजेडी के नेताओं से पूछते हैं। हर बार सदन में तो इसका जवाब आरजेडी के लोग देंगे। बिहार की जनता हर चीज़ देखती है और उसी हिसाब से जवाब देती है। अगर आप हाफ हार्टेडली पॉलिटिक्स करिएगा, आधे मन से पॉलिटिक्स करिएगा, तो उसे ही आधे मन जैसा रिजल्ट देगा जनता। राजभवन का नाम बदल के लोक भवन किया जा रहा है। लोक भवन किया जा रहा है राजभवन का नाम, लेकिन लोक भवन के बाद आम जनता के लिए भी राजभवन ओपन होना चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से कार्य प्रणाली नहीं बदलती। अगर राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, ये तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन आम जनता को उपलब्धता भी होना चाहिए, सिर्फ नाम बदलने से नहीं होगा। सम्राट चौधरी को भाजपा बुलडोजर बाबा बता रही है। बुलडोजर की तारीफ हो रही है। नीतीश मॉडल सही या योगी मॉडल की बात हो रही है। हर मॉडल का और हर नेता का अपना तरीका होता है, अपना अपना स्टाइल। सम्राट जी का भी एक स्टाइल है, नौजवान आदमी है, लंबे समय से मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। वो भी अपने आप को यातायात में परेशानी हो रही है, पटना पूरी तरह से चौक रहा है, जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वो तो खत्म होना ही नहीं चाहिए, उसमें खराबी क्या है। बुलडोजर योगी मॉडल से दिक्कत नहीं है आप लोगों को? अभी ये सम्राट जी का मॉडल काहे नहीं होगा, योगी जी का मॉडल होगा? क्यों सम्राट जी कम है क्या योगी जी से? ठीक है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत अगहनी धान फसल की कटनी प्रयोग का निरीक्षण डीएम रिची पांडे ने डुमरा प्रखंड के मधोपुर रोशन पंचायत स्थित ग्राम परसौनी में किया। डीएम ने किसानों से बात कर उनकी समस्याएं जानी और चल रही कृषि योजनाओं पर फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी आय बढ़ाने व उचित मूल्य दिलाने के लिए गंभीरता से काम किया जा रहा है। इधर बुधवार को जेडीयू जिला कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत उनके तेल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के साथ हुई। जेडीयू कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार फोगला ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्षों के राष्ट्रपति कार्यकाल में सादगी, विनम्रता और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। अन्य वक्ताओं ने उनके जीवन मूल्यों को आज भी प्रासंगिक बताया और उन्हें आदर्श मानकर चलने का संकल्प लिया। उधर दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट केंद्र में अग्निपथ योजना के तहत बिहार रेजिमेंट के 550 अग्निवीरों और 80 टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूट्स के छठे बैच ने पासिंग आउट परेड में एक साथ मार्च किया। सभी ने 31 सप्ताह का कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। तिरंगे के सामने गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल पर हाथ रखकर हर कीमत पर राष्ट्र की रक्षा की शपथ ली गई। शपथ बिहार रेजिमेंटल केंद्र के दंडपाल लेफ्टिनेंट कर्नल अंकुर कुमार मिश्रा ने दिलाई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को पुरस्कृत भी किया गया और अब वे अपनी अपनी यूनिटी में तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगली खबर सारण से है, जहां सारण पुलिस ने माझी थाना क्षेत्र में नदी के रास्ते शराब तस्करी कर रहे 2 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की नाव देखकर अपराधियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा सरेंडर कर गया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद किया। एसएसपी डॉक्टर कुमार आशीष के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, ये जो नाव के रास्ते ये लोग शराब की खेप ला रहे थे, इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस जब वहां पहुंची तो उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग कर नाव जो है किनारे लगाकर ये लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उन्होंने फायरिंग कर ही रहे थे। उसी सिलसिले में जो है पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति अजय राय को गोली लगी है, जो उनके पैर घुटनों के आसपास लगी है। दूसरे व्यक्ति को हथियार समेत भी पकड़ा गया है और इसके साथ ही जो है भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। उनकी निशानदेही पर उनके जो मेन सप्लायर्स हैं उनको भी विभिन्न जगहों से हम लोगों ने रात में रेड करके उठाया हुआ है। तो इस प्रकार सारण पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि हुई है। कितनी शराब सर बरामद हुई है? 600 से ज्यादा लीटर की शराब इसमें जो है, जो सभी यूपी मेड है, नदी के रास्ते से लाई जा रही थी। तो
तो हम लोग बगल के जिलों से भी इसमें संपर्क करेंगे कि कहाँ से आई है, कौन कौन इसमें शामिल हैं, तो इस पे अभी कार्य दूसरा एनकाउंटर हुआ है सर, तो मैसेज क्या है इस बार पुलिस तो देखिए मैसेज स्पष्ट है, गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है और इसमें जो भी अपराध संधारण के विषय में जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, यथोचित कार्रवाई की जाएगी। अजय राय पर सर कोई केस वगैरह इसके डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। उसमें जो सहयोगी है वो एक बार पहले भी शराब के केस में जेल जा चुका है। अन्य लोगों पर कितने केस हैं, कहां कहां पर केस हैं, उनका डिटेल निकाला जा रहा है। भारत के पहले राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती और सिवान जिले का 53वां स्थापना दिवस बुधवार को उत्साह के साथ मनाया गया। जीरादेही स्थित उनकी प्रतिमा पर डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश और एएसपी विक्रम सिहाग ने माल्यार्पण किया। इसके बाद अधिकारियों ने उनके पैतृक आवास का निरीक्षण कर संरक्षण और सुधार से जुड़ी कमियों का जायजा लिया। डीएम ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन त्याग, परिश्रम और देशभक्ति की प्रेरणा देता है और पैतृक आवास की कमियों को जल्द दूर कराया जाएगा। एएसपी ने इसे जिले के लिए गौरव का दिन बताते हुए बेहतर जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दोहराया। पूरे जिले में जयंती और स्थापना दिवस को लेकर उत्सव का माहौल देखा गया। मुंगेर जिला को 2 दिवसीय स्थापना दिवस आज से धूमधाम के साथ शुरू हुआ। जिलाधिकारी और एएसपी के नेतृत्व में सुबह से प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद समाहरणालय में केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। दोनों दिन संध्या में प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस मौके पर डीएम निखिल धनराज ने सभी मुंगेर वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने 5 बजे स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम प्रेक्षागृह में रखा है और अगले दिन जितने लोगों ने इलेक्शन में अच्छा काम किया, जितना हमारे पर्व त्यौहार में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में हमारे लोगों ने काम किया, इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग और जितना पूजा समिति और सहयोग समिति जो अखाड़े थे उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सभी लोगों ने हमारा काफ़ी सहयोग किया पूरे साल में, पूरे कार्यक्रम में, और सब लोगों का आभार व्यक्त करता और पुनः सब लोगों को एक बार फिर से स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सकें। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।